अनकबूत किस्त नंबर 40। सितंबर की हबसदा मौसम वो तरोताज़ा लग रही थी और उससे भी ज़्यादा मसरूफ़ उसका कमरा किसी हद तक बिखरा हुआ था, क्योंकि वो कल सुबह पेरिस के लिए रवानगी की तैयारी में पैकिंग कर रही थी। एक बड़ा सूटकेस खुला पड़ा था जिसमें एहतियात से तय किए हुए लिबास और दीगर ज़रूरी अशिया रखी जा रही थी। उसके चेहरे पर अब भी पेरिस फैशन शो का जोश और स्टूडियो में महसूस होने वाली पुरएतमाद चमक मौजूद थी, लेकिन इसके साथ एक गहरी तशवीश की लकीर भी थी। उसने कपड़े तय करते हुए एक गहरी सांस ली और फिर दरवाजे की तरफ रुख करके बानो को आवाज़ दी। जब से अम्मा की तबीयत बिगड़ी थी उसने बानो को फुल टाइम रख लिया था। वो अच्छी लड़की थी और अम्मा का ख्याल भी करती थी। बानो, बानो बात सुनना। जी बाजी। वो किसी जिन की तरह हाजिर हुई। बाहर लाउंज में टीवी चल रहा था और बानो अम्मा के साथ कोई पाकिस्तानी सीरियल देख रही थी। यूँ तो अम्मा को शौक़ नहीं था और ना आदत थी, पर बानो ने उन्हें अपने साथ लगा ही लिया था। फजर पैकिंग का काम रोककर बानो की तरफ मुड़ी। उसकी आवाज़ में फ़िक्र वाज़ेह थी। बानो, तुम जानती हो मुझे कल सुबह पेरिस के लिए निकलना है, चंद दिन का काम है। वो थोड़ा तवक्कुफ़ के बाद बोली। अम्मा को तुम्हारे सहारे छोड़ कर जा रही हूँ, ख्याल रखना। उसकी निगाहें कमरे के दरवाजे पर जमी थी। अम्मा की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है। आप फिक्र ना करें बाजी, अम्मा अब ठीक है, पहले से बेहतर है। उस दिन उन्होंने आपको टीवी पर देखा था तो उसी दिन से अम्मा की तबीयत बिगड़ी। आप ठीक है तो अम्मा ठीक है। बानो की बात ने फजर को चौंकने पर मजबूर कर दिया। टीवी पर मुझे? उसने हैरत से बानो को देखा। हाँ जी, वो जब आपका एक्सीडेंट हुआ था वो मैडम टीवी पर बता रही थी कि आप पूरी रात अस्पताल में थी। जी, बस उसी दिन अम्मा को कुछ हुआ था। बानो की उस इत्तला पर फजर के अंदर दर्द की एक लहर दौड़ गई। अम्मा शायद उसके सच से वाकिफ़ हो चुकी थी। कई लम्हे वो कुछ ना बोल पाए, यूँ ही खाली खाली वजूद लिए खड़ी रही। आपको मदद चाहिए? मैं कर दूँ? उसे बुत बने देखकर बानो ने दोबारा पूछा। नहीं, मैं कर लूँगी, तुम जाओ अम्मा को देखो। वो अपने वजूद पर काबू पाते बोली तो बानो पलट गई। कुछ याद आने पर उसने बानो को फिर से पुकारा। अम्मा को अकेला महसूस होने मत देना, वक्त पर दवा देना, खाने पीने में कोई कोताही ना करना, बुखार बराबर चेक करती रहना। अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो फ़ौरन मुझे फ़ोन करना या डॉक्टर को बुलाना। बाहर टेलीफोन के पास मैंने सभी ज़रूरी नंबर लिख कर चिपका दिए, उनमें डॉक्टर का भी है। वो उसे हदायत दे रही थी। बानो की आंखों में फजर के लिए हमदर्दी और जिम्मेदारी का एहसास नुमाया हुआ। उसने आगे बढ़कर फजर का हाथ थपथपाया। बाजी, आप बिल्कुल फ़िक्र न करें, बेफिक्र होकर जाइए, मैं उनका पूरा ख्याल रखूँगी। दवा, खाना, हर चीज़ वक्त पर दूँगी। आप इत्मीनान से जाइए और अपना काम अच्छे से करें, पीछे सब ठीक रहेगा। बानो के तसल्ली बख्श अल्फाज सुनकर फजर के दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ, मगर मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। पेरिस जाने का मौका उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन एक बीमार अजीज़ को पीछे छोड़कर जाना उसके लिए आसान नहीं है। उसने बानो का शुक्रिया अदा किया तो बानो मुस्कुराकर कमरे से चली गई। इतनी तबीयत तो अम्मा जी अक्सर ख़राब हो जाती थी, पर पुराने घर में होते हुए उसे कभी इतना डर महसूस नहीं हुआ। यहाँ आकर दिल डर रहा था, हालांकि वो अब ठीक थी। फजर वापस अपनी पैकिंग की तरफ पलटी। अब उसके हाथ तेज़ी से चल रहे थे, लेकिन उसका जहन अम्मा के गिर्द घूम रहा था। सूटकेस में रखे हर लिबास के साथ उसने दिल में पेरिस के ख्वाब और अम्मा की सेहत की फ़िक्र गड़बड़ हो रही थी। ये सफ़र उसके फ़न के लिए ज़रूरी था, लेकिन उसकी ज़ाती ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ उसे मुसलसल याद दिला रही थी कि कामयाबी की कीमत सिर्फ मेहनत नहीं होती, बल्कि कभी कभी अपनों से दूरी भी होती है। वो एक बार फिर लंबी सांस लेकर अपना काम मुकम्मल करने में जुट गई, इस उम्मीद के साथ कि सब कुछ खैरियत से गुजर जाएगा। एयरपोर्ट पर एक मखसूस किस्म की चहल पहल और गूंज थी। मुसाफिरों का हजूम, सामान के ट्रॉलीज़ की सरसराहट और मुख्तलिफ फ्लाइट्स के ऐलानात की आवाज़ें फ़िज़ा में गूंज रही थी। इस सारे शोर के दरमियान फजर अपनी पूरी टीम के साथ खड़ी थी, जिसके दिल में जज्बात का एक समंदर मौजें मार रहा था। वो जॉर्जेट के टी पिंक रंग के सूट में थी, खुला ट्राउज़र, टखनों को छूती लंबी खुली कमीज़ और हमरंग कोट शूज़। स्कार्फ को गर्दन पर लपेट रखा था, बाल ऊंचे जूड़े में फोल्ड थे, जबकि चश्मा बालों में जमा था। बैग कंधे पर डाले और ट्रॉली हाथ में पकड़े वो अपने डॉक्यूमेंट्स लिए खड़ी थी। ये लम्हा उसकी बरसों की कड़ी मेहनत, बेख्वाब रातों और अनगिनत खाकों और मुसलसल लगन का समर था। पेरिस फैशन की दुनिया का मरकज़ ये महज एक सफ़र नहीं था, ये उसके ख्वाबों की ताबीर की सूरत एक बहुत बड़ा कदम था। उसके चेहरे पर फ़ख्र और इत्मीनान की एक चमक थी। उसे अपनी टीम पर फ़ख्र था जो उसके शाना बशाना खड़ी थी, उसके ख्वाबों को हकीकत बनाने में उसकी शरीक थी। हर चेहरा उम्मीद और जोश से रोशन था, लेकिन उस इत्मीनान और फ़ख्र के साथ ही एक गहरा जोश और हिजान भी था। पेरिस का तसव्वुर ही उसे सनसनी सी भर रहा था। दुनिया के सामने अपने फ़न को पेश करने का मौका,
ताहम इस जोश के साथ थोड़ी घबराहट भी शामिल थी। एक हल्का सा खौफ दिल के किसी कोने में सर उठा रहा था। क्या सब कुछ वैसा ही होगा जैसा उसने सोचा है? क्या उसके काम को सराहा जाएगा? क्या वो उस आलमी प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह बना पाएगी? ये सवालात दिल की धड़कन को मामूल से थोड़ा तेज़ कर रहे थे। इसके बावजूद अज़म और हौसला उन तमाम जज्बात पर हावी था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके पुख्ता इरादे को ज़ाहिर कर रही थी। वो बुलंदियों पर राज करना चाहती थी और वो जानती थी कि ये नुमाइश उस रास्ते का एक अहम संग मील है। बरसों की तैयारी अब हकीकत बनने वाली थी। जैसे ही पेरिस की फ़्लाइट की आखिरी कॉल का ऐलान हुआ, फजर ने एक गहरी सांस ली। ये अलविदा था अपने वतन को, उस सरजमीन को जहाँ उसने अपने ख्वाबों को परवान चढ़ाया था, और ये इस्तकबाल था एक नए चैलेंज का, एक नई दुनिया का जहाँ उसे खुद को साबित करना था। उसके दिल में एक मिली जुली कैफियत थी, माजी की मेहनत का सुकून और मुस्तकबिल की लामहदूद इम्कानात का हिजान। वो कदम बढ़ाने के लिए तैयार थी, अपने ख्वाबों की उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार। उस लम्हे वो सिर्फ एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर नहीं थी, वो एक ख्वाब देखने वाली थी जो अपने पर फैलाकर उड़ान भरने वाली थी। वो नाइटमेयर्स बुनने वाली थी और फिर उसने उड़ान भर ली। तकरीबन 11 घंटे की फ़्लाइट थी और कैसे गुजरी कुछ पता न चला। वो सब खुश थे, पुरजोश, कुछ अभी तक काम कर रहे थे। जहाज़ के पहियों ने जब चार्ल्स डे गॉल एयरपोर्ट के रनवे को छुआ तो फजर ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर ली। एक हल्का सा झटका और फिर सुकून। वो पहुंच गई थी पेरिस। जब वो अपनी टीम के साथ जहाज़ से बाहर निकली और एयरपोर्ट की इमारत में कदम रखा तो सितंबर की ठंडी करकराह हवा का एक झोंका उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद था। ये पाकिस्तान की हबज़दा गर्मी से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। एक ऐसी ताजगी जो फेफड़ों में उतर कर रूह को सरशार कर रही थी। आसमान साफ था और दिन की रोशनी एक ख़ास नरमी लिए हुए थी जो पेरिस की फ़िज़ाओं का खात्मा है। एयरपोर्ट के अंदर का मंजर भी पाकिस्तान से जुदा ना था। हर चीज़ में एक नफासत, एक तरतीब और एक ख़ास अंदाज़ था। फ़्रांसीसी ज़बान के ऐलानात पस मंज़र में गूंज रहे थे। मुख्तलिफ़ मकामात ममालिक से आए हुए मुसाफिर अपने अपने रास्तों पर गामज़न थे और पेरिस के लोग एक मखसूस फ़ैशनेबल अंदाज में घूम फिर रहे थे। हर चेहरे पर एक जल्दी और मकसदियत नज़र आ रही थी। फजर ने गहरी सांस ली। हवा में एक अनोखी महक थी, शायद कॉफ़ी, परफ्यूम्स और बारिश की ओझल सी खुशबुओं का अमेज़ा। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट की हवा नहीं थी, ये पेरिस की हवा थी, उस शहर की जिसने दुनिया को फ़ैशन और आर्ट के नए मेयारात सिखाए हैं। उसके दिल में जज्बात का एक नया तूफ़ान बरपा था। पाकिस्तान में मौजूद घबराहट अब एक हैरत अंगेज़ खुशी और नाकाबिले यकीनियत में बदल गई थी। क्या ये वाकई सच है? वो पेरिस में है। बरसों का इंतज़ार, मेहनत, ख्वाब। आज वो उस सरज़मीन पर खड़ी थी जहाँ उसके फ़न को दुनिया के सामने पेश होना था। उसने अपनी टीम की तरफ देखा। उन सबके चेहरों पर थकन के साथ साथ वही जोश और हैरत नुमाया थी। वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। ये मुस्कुराहट महज पहुंचने की खुशी नहीं थी, ये एक मुश्तरका सफ़र, मुश्तरका मेहनत और मुश्तरका ख्वाबों की तकमील के आगाज़ की मुस्कुराहट थी। फजर को महसूस हो रहा था जैसे पेरिस की पूरी फ़िज़ा बाहें खोले उसका इस्तकबाल कर रही है। सितंबर की ये खनक शाम उसके लिए एक नए बाब का आगाज़ थी। ये सफ़र एक लैंडिंग नहीं थी, ये उसके ख्वाबों के जहाज़ की मंजिल पर रसाई थी। वो थकी हुई थी मगर उसकी रूह मुकम्मल तौर पर बेदार और आने वाले चैलेंज के लिए तैयार थी। पेरिस ने उसे खुशामदीद कहा था और वो इस इस्तकबाल को कबूल करके और अपनी छाप छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी। फजर और उनकी बासलाहियत डिज़ाइनर्स की टीम एयरपोर्ट से बाहर निकली। सितंबर का महीना पेरिस में एक ख़ास जादू लेकर आता है। गर्मियों की शिद्दत जा चुकी होती है और हल्की फुल्की खनकी फ़िज़ा को खुशगवार बना देती है। आसमान अमूमन साफ़ और रोशन होता है। दिन में सूरज की सुनहरी किरणें पेरिस की इमारतों पर पड़कर उन्हें मज़ीद दिलकश बना देती हैं। शाम और सुबह के औकात में मौसम कदरे सर्द हो जाता है, जो एक स्टाइलिश स्कार्फ या हल्के कोट के लिए बेहतरीन होता है। पत्ते हल्के हल्के रंग बदलना शुरू कर देते हैं जो ख़िज़ा की आमद का पता देते हैं। एयरपोर्ट से निकलकर उन्होंने अपने इंतज़ार में खड़ी गाड़ी में सामान रखा। गाड़ी पेरिस की हमवार सड़कों पर रवां दवां हुई तो टीम की खामोशी धीरे धीरे टूटने लगी। फजर, जो अपनी टीम की लीडर और उस कलेक्शन की रूह रवां थी, खिड़की से बाहर बदलते मनाजिर देख रही थी। उसके चेहरे पर आने वाले चैलेंज और कामयाबी की उम्मीद का मिला जुला तासुर था। टीम के दीगर अराकीन भी पुरजोश थे। मैडम सोनिया और कुछ डिज़ाइनर्स एक दिन पहले ही पहुंच चुके थे। टीम में से कोई अपने डिज़ाइनर्स के बारे में आखिरी लम्हात की बातें कर रहा था, कोई पेरिस की खूबसूरती को सराह रहा था और कोई बस उस फैशन के दारुल खिलाफा में
होने के एहसास से ही सरशार था। जैसे जैसे वो शहर के करीब आते गए, पेरिस की मखसूस इमारतें और बिलबोर्ड्स नज़र आने लगे। सितंबर की सुनहरी रोशनी में नहाए दरख्त और कैफ़े के बाहर बैठे लोग ज़िंदगी से भरपूर लग रहे थे। टीम की बातें तेज़ी से फ़ैशन, कपड़ों, रंगों और शो की तफसीलात पर मरकूज़ हो गई। ये सिर्फ एक सफ़र नहीं था, ये उनके फ़न, मेहनत और ख्वाबों का सफ़र था। गाड़ी हसीन सड़कों से गुजरती हुई बोulevard ग्रेनल पर पहुंची। सामने होटल ली प्रेसिस की जदीद और खूबसूरत इमारत नज़र आने लगी। एफल टावर का ऊपरी हिस्सा भी कहीं पस मंज़र में झलक रहा था। दिलों की धड़कनें तेज़ हो गई। उनका आर्जी ठिकाना आ गया था, वो जगह जहां वो अगले चंद दिन रहकर अपने फ़ैशन शो को हकीकत का रूप देंगे। गाड़ी होटल के पोर्च में रुकी। सितंबर की ताज़ा हवा का एक झोंका उन्हें छूकर गुजरा। सामान उतरने लगा। होटल के पैसेजिस का अमला मुस्कुराते चेहरों के साथ उनका इस्तकबाल कर रहा था। एयरपोर्ट की थकन अब एक नए तख्लीकी जोश में बदल चुकी थी। वो पेरिस पहुंच चुके थे, अपने फ़ैशन के ख्वाब को पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार। रईस ग्रुप के साथ दीगर स्पॉन्सर्स अंदर उनके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। फजर ने होटल की इमारत को देखा और एक गहरा सांस लेकर अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। वो सब बारी अंदर चले गए। अगर हम होटल की बात करें तो पेरिस में वाक़ई एफल टावर। होटल ली पेरिसिस एक मारूफ होटल है जो एफल टावर के करीब वाक़ है। ये होटल अपने मेहमानों को कई सहूलियात फराहम करता है। ये होटल पेरिस के 15वीं अरेंडिसमेंट में है और एफल टावर से थोड़ी वॉक पर है। करीबी मेट्रो स्टेशंस डुप्लेक्स और ला मोट पिक्विट ग्रेनल तक आसानी से रसाई हासिल है, जिससे पेरिस के दीगर हिस्सों तक जाना आसान हो जाता है। होटल में जदीद तर्ज के आरामदेह कमरे हैं, जिनमें कुछ से एफल टावर का दिलकश नज़ारा देखा जा सकता है। कमरों में मुफ्त वाईफाई, फ्लैट स्क्रीन टीवी, एस्प्रेसो मशीन और दीगर ज़रूरी सहूलियात मौजूद हैं। होटल में फ़िटनेस सेंटर, सोना और एक बार लाउंज मौजूद है। मेहमान रोज़ाना नाश्ते से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। यकीनन उस होटल में उनके ये दिन यादगार होने वाले थे। फजर का कमरा आरामदेह और पुरसुकून था। उसने कमरे में पहुंचते ही सुकून का सांस लिया। उसका सामान ऊपर आ चुका था। उस राहदारी की काफ़ी कमरे थे। बाकी टीम भी साथ ही ठहरी थी। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो यहाँ से एफल टावर का ऊंचा मीनार नज़र आया। ठंडी हवा के झोंके ने उसके चेहरे को छुआ तो उसके अंदर इत्मीनान आ गया। वो सामान एक जानिब रखकर फ्रेश होने चली गई। वापस आई तो मोबाइल उठाकर देखा। कुछ दिन पहले स्क्रॉल करते हुए उसे विलियम का सोशल मीडिया अकाउंट मिला था। उसके लाखों में फॉलोअर्स थे, पर उसकी आखिरी वीडियो पाकिस्तान की थी, जब वो पाकिस्तान आया था। इसके बाद कुछ भी नहीं। उसने अपने ही भेजे गए मैसेज को देखा। हाय विलियम, ये मैं हूँ फजर। शायद तुम्हें याद हो, मुझे तुम्हारी कुछ रकम अदा करनी है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट। कोई जवाब नहीं आया था, ना ही अब तक उसका मैसेज देखा गया था। पिछले कई दिनों से वो टेप भी नहीं सुन पाई थी। सर झटक कर उसने बानो को फ़ोन मिलाया। पहले ही बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। बानो, कैसी हो? उसके लहजे से थकान वाज़ेह थी। मैं ठीक हूँ, आप पहुँच गई हैं। मेरी चीज़ें याद से ले आइएगा। उसने छूटते याद दहानी कराई। फजर के लबों पर मुस्कुराहट उभरी। ले आऊँगी। ये बताओ अम्मा कैसी हैं? वो बिल्कुल ठीक है, दवा खाकर सो गई हैं, उसने बताया तो फजर के अंदर इत्मीनान सा उतर गया। उसने भी 2-4 बातें करके फ़ोन बंद कर दिया। बाहर शाम धीरे धीरे रात में ढल रही थी। वो बेड पर गिर गई। 1 घंटे बाद उन सबको नीचे जाना था, पर अभी 1 घंटा था। उसने बैग से वो टेप रिकॉर्डर निकाली। एक आखिरी रिकॉर्डिंग बची थी सुनने वाली। उसने टेप का बटन दबाया। विलियम की आवाज़ उभरी और फजर का दिल उछल कर हलक में आया, क्योंकि उसे ही पुकारा गया था। हाय फजर, यानी आखिरी पैगाम उसके नाम था। वो फ़ौरन उठ बैठी। थकान से आंखों में जलन थी, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। पता नहीं तुम्हारे नज़दीक मेरी क्या हैसियत है, लेकिन मुझे पहली बार ज़िंदगी में अपना आप किसी काबिल लगा। मैं तुम्हारे काम आ गया। जानता हूँ ये शादी हम दोनों ने अपने मुफाद के लिए की है। तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। आज रात मैं वापस चला जाऊँगा। तुम मुझे कभी नहीं बुलाओगी। शायद मैं भी कभी वापस ना आऊँ, पर मुझे ये हमेशा याद रहेगा। ये मुल्क, ये शहर, ये मौसम और तुम। मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें बचाया। भला आखिर मैंने किसी को खुदकुशी से बचा ही लिया। वो दम साधे सुन रही थी और वो चहक चहक कर बोल रहा था। फजर की आंखों के सामने कोर्ट के बाहर का मंजर पूरी जज़्यात से घूम गया।
मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी कीमती नहीं है सिवाय इस टेप के। मैं ये तुम्हें देने वाला हूँ, और जब तुम इसे मुकम्मल सुन लोगी और इस आखिरी पैगाम तक पहुँचोगी तो शायद हम अजनबियों से अच्छे दोस्त बन जाएं। हाँ, मुझे समझ आ गया है तुम दोस्त नहीं बनाती, पर मैं कहना चाहता हूँ मैं हमेशा मौजूद रहूँगा। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो, जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम पर तंग पड़ने लगी है, मुझे बस एक बार पुकार लेना। मैं ज़रूर आऊँगा। मैं तुम्हारा साथ दूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता नैन्सी की तरह तुम भी हार मानो। वो सांस लेने को रुका। हाँ, मैं जानता हूँ मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, पर तुम अपनी अपनी सी लग रही हो। मैं तुम्हें ये सब बराह रास्त कहूँगा तो तुम मुझे कच्चा चबा जाओगी, इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है कभी तुम इसे सुनो ही ना, शायद तुम इसे कबाड़ में फेंक दो, पर जब भी तुम इसे सुनो, जब भी मेरी ज़रूरत हो, मुझे लाजमी पुकारना। मैं विलियम जोसेफ तुम्हारे लिए ज़रूर आऊँगा, और मैं जानता हूँ तुम एक दिन अपनी पहचान बना लोगी। बस खुद पर यकीन रखना। बाय। टेप रिकॉर्डर बंद हो गई और उसकी आंखें धुंधा गई। पता नहीं कितना वक्त गुजर चुका था। होश तब आया जब दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने टेप को साइड पर रखा और उठकर दरवाज़ा खोला। उसकी टीम की लड़कियां बाहर खड़ी थी। तुम तैयार नहीं हुई? हमें नीचे जाना है, सब इंतज़ार कर रहे हैं। वो उसे ट्राउज़र शर्ट में देखकर हैरान हुई। तुम लोग चलो, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर अगले 15 मिनट बाद वो डाइनिंग हॉल में बैठी थी। ये डाइनिंग हॉल किसी ख्वाब से कम ना था। बुलंदोबाला छतें, झुलमलाते फानूस जिनकी रोशनी नफीस दस्तरखानों पर रखे क्रिस्टल ग्लासेस और चमकीली कटलरी पर पड़ रही थी, एक जादुई मंजर पेश कर रहे थे। हवा में लजीज खानों, महंगे परफ्यूम्स और ताज़ा फूलों की मिली-जुली खुशबू रची बसी थी। मुख्तलिफ मेज़ों पर फैशन और आर्ट की दुनिया की जानी मानी शख्सियात, डिज़ाइनर्स, आर्ट्स और मीडिया पर्सन्स मौजूद थे। सभी खूबसूरत लिबासों में मलबूस, बातों और हंसी मजाक में मसरूफ़। फजर अपनी टीम के साथ एक मेज़ पर बराजमान थी। उसका जहन विलियम की बातों में उलझा था। उसने अपने इर्द गिर्द देखा। हर चेहरा पुरएतमाद और पेशा वराना महारत का आकाश था। ये वो लोग थे जिनके दरमियान उसे अपनी जगह बनानी थी। बातचीत फ्रांसीसी, अंग्रेज़ी और दीगर ज़बानों में हो रही थी, जिससे माहौल मज़ीद बैनुल-अक़वामी लग रहा था। थोड़ी देर बाद शो का मरकज़ी स्पॉन्सर रईस औरंगज़ेब माइक पर आया। उसका अंदाज़ बावकार और आवाज़ पुरएतमाद थी। उसने सबको खुशामदीद कहा, पेरिस में होने वाली उस बैनुल-अक़वामी नुमाइश की अहमियत पर रोशनी डाली और तमाम डिज़ाइनर्स और आर्टिस्टों की मेहनत और तख्लीकी सलाहियतों को सराहा। उसकी तकरीर मुस्तकबिल के इम्कानात और उस शो की कामयाबी की उम्मीदों से भरपूर थी। हॉल तालियों से गूंज उठा। वो अपनी सहर अंगेज शख्सियत के साथ वहाँ मौजूद था। फजर को उसके साथ ही मुराद आलम और अरूज़ा जमाल भी दिखाई दी। सोनिया सुल्तान भी उनके साथ बैठी नजर आई। अल्लाह, क्या शख्स है ये, है ना फजर? उसके एक कोलीग ने उसकी राय मांगी। वो बस मुस्कुरा दी। जैसे जैसे डिनर इख्तिताम पजीर होने लगा, लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी नशिस्तों से उठने लगे, एक दूसरे से मिल रहे थे, कार्ड्स का तबादला कर रहे थे या बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे। फजर भी अपनी टीम के साथ उठने लगी। टीम के मुत्तहिद मेंबर्स बाहर घूमना फिरना चाहते थे, जबकि उसे नींद पूरी करनी थी। उसी डाइनिंग हॉल में वो बैठे बैठे अकड़ गई थी। रात के 11 बजने वाले थे और उसे सोना था। उसी असना में उसकी नज़र मेज़ पर रखी कटलरी पर पड़ी। नफीस चमचों कांटों के साथ एक तेज़ धार चमकदार छुरी भी रखी थी। पेरिस की चकाचौंध, नए लोग, एक अजनबी शहर और खुद को साबित करने का दबाव। उन सब के बीच अचानक उसके अंदर एक नामालूम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास ने सर उठाया। एक लम्हे के लिए उसे लगा कि उसे अपनी हिफाजत के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है। ये एक फौरी जबलत पर मबनी ख्याल था। उसने इंतहाई आस्की और महारत से जब उसके दाएं बाएं खड़े लोग किसी से बात करने या सामान उठाने में मसरूफ़ थे, अपना हाथ बढ़ाया। उसकी नज़रें सामने थी, मगर उंगलियां तेज़ी से हरकत में आई। उसने चमकीली छुरी को उठाया और बगैर किसी हिचकिचाहट के, इससे पहले कि कोई मुतवज्जो होता, उसे अपने हाथ में पकड़े हुए छोटे क्लच बैग में सरका दिया। धात की सर्दी उसके बैग के अंदरूनी हिस्से से महसूस हुई। ये सब इतनी खामोशी और तेज़ी से हुआ कि पास बैठे या खड़े किसी शख्स को उस अमल का बिल्कुल इल्म न हुआ। छुरी अब उसके पास थी। एक तरफ पेरिस के पुरताइश होटल की खूबसूरती और दूसरी तरफ उसके बैग में छुपी हुई ये तेज़ धार चीज़। जब वो अपनी टीम के साथ हॉल से बाहर निकल रही थी तो बाहर की चकाचौंध और अंदर की छुपी हुई धात की सर्दी का एहसास उसे एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला कर रहा था। वो जानती थी कि वो यहाँ अपने फ़न के लिए आई है, बुलंदियों को छूने आई है, लेकिन उस अजनबी शहर में गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र उसे अपनी हिफाजत का ख्याल भी रखना था। उस छोटी सी छुरी ने उसे एक अजीब सा हौसला दिया, एक पोशीदा तैयारी का एहसास। वो कुछ देर होटल के बाहर रही, अपनी टीम के साथ खड़ी रही। अचानक उसे गहरी नज़रों की तपिश महसूस हुई। उसने चौंक कर इधर उधर देखा, कुछ नज़र न आया।
फिर सब खुशगप्पियों में मसरूफ़ थे। वो उलझ गई और फिर उन्हें छोड़कर अंदर आ गई। उसका रुख अपने कमरे की जानिब था। फिर वक्त वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। कमरे में आकर उसने दरवाज़ा लॉक कर लिया, क्लच टाइप वॉलेट को बेड की साइड टेबल पर रख दिया। 15 मिनट बाद वो सफ़ेद शब ख्वाबी के लिबास में थी। पूरी आस्तीन वाला सिल्क का ये लिबास उसके टखनों तक जा रहा था। ये नरम और मुलायम था। सुकून की खातिर बाल उसने खोल लिए। वो सारी बत्तियां बुझाकर सोने के लिए लेट गई। एक लैंप ऑन था। उसके कमरे में 2 खिड़कियां थी, एक जो बाहर खुलती थी और एक राहदारी में। दोनों पर पर्दे टंगे हुए थे, सफ़ेद पर्दे। वो सोना चाहती थी पर नींद ना आई। विलियम की बातें जहन में गूंजती रही। उसे आना था, फिर क्यों नहीं आया? यही सवाल जहन में गूंज रहा था। पता नहीं कब सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। नरम बिस्तर, रेशमी चादरें और खिड़कियों से छुप छनती मध्यम रोशनी एक दिलकश माहौल बना रही थी। अचानक उसकी नींद एक झटके से टूटी, लेकिन वो बेदार नहीं हुई, बल्कि एक पुरस्कार और खौफनाक ख्वाब की दुनिया में दाखिल हो गई। हाँ, वो काबू उसकी दुनिया में फिर से फंस चुकी थी। चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था, इतना गहरा कि सांस लेना भी दुश्वार लग रहा था। हवा में एक नागवार सड़ांत वाली बू फैली हुई थी। उस अंधेरे में उसकी नज़र एक हैबतनाक मंजर पर पड़ी। एक शख्स ज़मीन पर पड़ा था। उसके हाथ पांव किसी नामालूम चीज़ से मजबूती से जकड़े हुए थे। वो मुकम्मल तौर पर बेबस और लाचार था। उसका चेहरा खौफ और तकलीफ से मसख शुदा था, लेकिन असल वहशत का मंजर कुछ और था। उस शख्स का सारा जिस्म सैकड़ों, शायद हज़ारों मकड़ियों से ढका हुआ था। छोटी बड़ी, काली भूरी, अनगिनत मकड़ियाँ उसके जिस्म पर रेंग रही थी, उसके जिल्द से चिपकी हुई थी और उसे जिंदा खा रही थी। मकड़ियों के 8 पाँव उसके जिल्द में पेवस्त हो रहे थे और उनके जहरीले जबड़े गोश्त नोच रहे थे। इंसान की आंखों में वहशत थी। वो चीखना चाहता था, मगर उसके हलक से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। मकड़ियाँ बेरहमी से अपना काम कर रही थी। उनके रेशमी जाले उसके जिस्म के गिर्द लिपट रहे थे, जैसे उसे मज़ीद कैद कर रहे हों। फजर वहीं खड़ी ये हौलनाक मंजर देख रही थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और एक सर्द लहर उसके पूरे वजूद में सरायत कर गई थी। ये मंजर सिर्फ खौफनाक नहीं था, ये पुरस्कार भी था, जैसे वो किसी ऐसी दुनिया में आ गई हो जहाँ सिर्फ वहशत और बेबसी का राज था। वो शख्स कौन था और उसे इस कदर अजियत क्यों दी जा रही थी? मकड़ियों का ये लश्कर कहाँ से आया था? सवालात उसके जहन में गूंजने लगे, लेकिन उस तारीख और मकड़ियों से भरे मंजर में कोई जवाब नहीं था। सिर्फ रेंगने की सरसराहट और बेबस इंसान की खामोश चीखें थी। वो उसे बचाना चाहती थी, पर जैसे उसके पांव ज़मीन ने जकड़ लिए तो वो उसका चेहरा नहीं देख पाई थी, पर उसका दर्द महसूस कर सकती थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और फिर एक ज़ोरदार चीख के साथ उसकी आंख खुल गई। वो झटके से उठ बैठी, पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। वो गहरे गहरे सांस ले रही थी, चेहरे पर वहशत छाई थी। खुद के जिस्म को मकड़ियों की कैद में देखना इतना खौफनाक नहीं था जितना यह मंजर। उसने वक्त देखा तो रात का 1 बज रहा था। सर में दर्द की तेज़ लहर उठी। वो बिस्तर से नीचे उतर आई, मेज़ पर रखी बोतल से पानी पिया और इधर उधर टहलने लगी। जहन अभी तक उस ख्वाब के ज़ेरे असर था और पहला एकदम चमाका हुआ। पहला ख्याल विलियम का आया। उसने आगे बढ़कर फ़ोन उठाया और कॉल हिस्ट्री से जोसेफ पैलिस का नंबर निकाला। वो धड़कते दिल पर काबू पाते नंबर मिला रही थी। जिस्म में अभी भी कपकपाहट थी। उसके रेशमी बाल कंधों पर बिखरे थे। घंटी बजी 1 2 3 बार। फिर दूसरी तरफ से एक खुश्क, बाकायदा लेकिन सर्द लहजा सुनाई दिया। हेलो, जोसेफ पैलिस। फजर ने अपनी आवाज़ पर काबू पाया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी घबराहट जाहिर हो। हेलो, मुझे विलियम से बात करनी है। दिल अभी तक डरा हुआ था। वो घर से दूर थी, अकेली, बिल्कुल अकेली। इस अकेली दुनिया में विलियम ने कहा था वो जब उसे पुकारेगी वो आ जाएगा। कौन बात कर रहा है? दूसरी तरफ से सवाल हुआ। फजर ने मजबूती से जवाब दिया, अपनी शनाख्त में कोई हिचकिचाहट नहीं लाए। मैं फजर मिराज बात कर रही हूँ। कौन फजर? नखवत भरा लहजा। विलियम की बीवी। दूसरी तरफ लम्हा भर की खामोशी छा गई। ये खामोशी 1000 बातों से ज़्यादा वज़नी थी। फिर फ़ोन पर एक मुख्तलिफ तल्ख और बाइख्तियार लहजा आया। ये जिसकी भी आवाज़ थी, उस आवाज़ में नफ़रत और हकारत साफ महसूस हो रही थी। बीवी? किसकी बीवी? कहा था ना यहाँ कोई विलियम नहीं है। फजर ने खुद को समेट लिया। अब उसकी आवाज़ में पुख्तगी थी। मुझे विलियम से बात करनी है। मुझे कुछ पैसे लौटाने हैं। विलियम कहाँ है? फजर ने पैसे लौटाने की बात एक ढाल के तौर पर की थी। एक ऐसा जवाब जो शायद उन सख्त दिल लोगों के लिए काबिल कबूल हो। दूसरी जानिब से एक कहकानुमा आवाज़ आई जिसमें कोई खुशी नहीं, सिर्फ तल्खी और इस्तज़ा था। पैसे? विलियम को पैसों की ज़रूरत नहीं और तुम अब उसकी बीवी नहीं हो। उसका लहजा जहर आलूद था। विलियम अब इस दुनिया में नहीं है। विलियम मर चुका है। फजर के जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। दिल की धड़कन जैसे एक लम्हे को रुक गई। पूरी दुनिया उसके सामने धुंधला गई। सर चकरा गया, पर वो गिरी नहीं। सालों की जद्दोजहद, खुद को मजबूत बनाने की मुसलसल कोशिशें उसे उस लम्हे सहारा देगी। उसके दिल को कुछ हुआ। क्या बकवास कर रहे हो?
फजर ने तकरीबन चीख कर कहा। उसकी आवाज़ कमरे की खामोशी में गूंजी। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे विलियम से बात करनी, मेरी बात करवाओ। हकीकत यही है, इसे कबूल करो और आइंदा यहाँ फ़ोन मत करना। वाज़ेह तनबीह थी। मुझे सच जानने का हक़ है, मुझे उससे बात करने का हक़ है, मैं उसकी बीवी हूँ। वो पता नहीं ये लफ्ज़ बार बार क्यों इस्तेमाल कर रही थी, शायद इसलिए कि उसकी एक बार बात हो जाए, चाहे वो उसे पहचानने से इनकार कर दे। पर मौत नहीं, ये नहीं हो सकता। तो फिर अपने पाकिस्तानी मुआशरे में बेवा बनकर घूम लो, क्योंकि विलियम मर चुका है। उसके अल्फाज किसी चाबक की तरह थे। फजर का हाथ कांप रहा था। फ़ोन उसके हाथ से फिसला और बेड पर गिर गया। वो वही शब, सफ़ेद शब, ख्वाबी में मलबूस, जैसे मुंजमद होकर रह गई। विलियम मर चुका है। वो शख्स जिसे उसने सिर्फ उसकी आवाज़ के ज़रिए जाना था, वो शख्स जिसने विलियम को कैद कर रखा था, अब ये कह रहा था कि वो मर गया। ये उस शख्स का झूठ था, उसकी चाल थी। या वो वही नरम कलीन पर बैठती चली गई। सर बेड से टिका दिया। कुछ उस ख्वाब का असर था और कुछ उस शख्स की बातों का। फजर का वजूद लर्जने लगा। उसने अपने बाजू अपने गिर्द बांध लिए। विलियम जैसा शख्स कैसे मर सकता था? उसे पता नहीं क्यों रोना आ रहा था। एक बार फिर लगा जैसे भरी दुनिया में वो अकेली रह गई हो। सानी कितने दिनों का गुबार जो धीरे धीरे आंसुओं की सूरत बहता चला गया। उसने कैसे सोच लिया था कि उसका ये सफ़र ज़िंदगी का हसीन तरीन सफ़र गुजरेगा, जबकि तारे अनकबूत ने उसे जकड़ लिया। वो रो रही थी हिचकियों से, उसका वजूद लर्ज रहा था। और फिर उसने घुटनों से सर उठाया और साकित रह गई। उसके सामने खिड़की के पार कोई खड़ा था। हल्के पर्दों के पीछे खड़ा वजूद किसी लड़की का था। उसका सफ़ेद लिबास नज़र आया और घने घुंघराले बाल। वो जैसे उसे ही देख रही थी, पर फजर को चेहरा नज़र नहीं आया। वो रोना भूल गई। दिल उछल कर हलक में आ गया। फटाफट उठकर कमरे की लाइट ऑन की। दोबारा देखा तो कुछ नज़र नहीं आया और वहाँ कोई नहीं था। उसने हथेली की पूंछ से रगड़कर आंसू साफ किए और वॉलेट से वो छुरी निकाल ली जो उसने अपनी हिफाजत के लिए रखी थी। स्लीपर जूते पहनकर वो कमरे से बाहर निकल आई। बाहर राहदारी में कहीं रोशनी थी और कहीं अंधेरा। राहदारी के आखिर में उसे वही सफ़ेद लिबास नजर आया। वो राहदारी के कोने से मुड़ गया था। वो धक धक करते दिल के साथ आगे बढ़ी। जैसे ही कोने तक पहुंची, वहाँ कोई नहीं था। दोनों जानिब की राहदारी खाली थी और सामने लगी खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। सफ़ेद पर्दे हवा से उड़ रहे थे। राहदारी सुनसान थी। सब या तो अभी वापस नहीं थे या सो चुके थे। उसने फिर से नज़र दाएं बाएं घुमाई। राहदारी तवील और खाली नज़र आ रही थी। कलीन पर बिछे फूलों के डिज़ाइन भूतों जैसे लग रहे थे। हर साया एक मुमकिन हमलावर जैसा था। उसकी आंखें तेज़ी से हर सिमत घूम रही थी, किसी भी गैर मामूली हरकत को भांपने के लिए तैयार। कदमों की चाप सुनाई नहीं दे रही थी, मगर वो जानती थी कि कोई है जो उसे देख रहा है। ये नज़रें उसे महसूस हो रही थी, उसकी जिल्द पर रेंगती हुई। वो वापस जाने के लिए पलटी। उसी लम्हे हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसके साथ ही एक तेज़ जानी पहचानी सी खुशबू थी, एक्वा वाटर और किसी नामालूम महक का अमेज़ा जो दिलो दिमाग पर छा गया। ये इतनी गैर मतवक्को और हावी थी कि वो साकित रह गई। वो इस खुशबू को पहचान सकती थी। वो फ़ौरन पलटी और वो वहीं था, राहदारी के मोड़ पर, जहाँ से रोशनी आ रही थी। एक वजूद इस्तादा था। रोशनी उसके सरापे पर पड़ रही थी, उसे एक ह्योले में तब्दील कर रही थी। जिस्म की साख्त, लिबास की तराश सब वाज़ेह था, मगर सर और चेहरा पुरस्रार तौर पर गहरे साए में था। वो मुकम्मल तौर पर अंधेरे में ना था, बल्कि यूँ लगता था जैसे रोशनी उसके चेहरे को छूने से गुरेजा। खुशबू का झोंका और उस ह्योले का अचानक ज़हूर। फजर ने एक लम्हे की भी ताख़ीर न की। उसका हाथ बिजली की तेज़ी से हरकत में आया। छुरी सीधी उठी और इससे पहले कि वो वजूद कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता, फौलाद की नोक उसकी गर्दन की शहरक पर ठहर गई, ठीक उस जगह जहाँ ज़िंदगी धड़कती है। सांसें थम गईं। वक्त जैसे जम गया। फजर का दिल अभी भी बेतरतीब धड़क रहा था, मगर अब उसमें खौफ की बजाय अज़म था। उसने मजबूती से छुरी की मुठ थाम रखी थी। साए में छुपे चेहरे से कोई आवाज़ नहीं निकली, कोई हरकत नहीं हुई। सिर्फ वो तेज़ खुशबू थी जो अब उन दोनों के दरमियान मुअल्लिक थी। रोशनी में खड़ा पुरस्रार वजूद और साए में छुपा चेहरा आमने सामने थे, और उनके दरमियान ज़िंदगी और मौत की बारीक लकीर पर रखी हुई फजर की छुरी। यह मुलाकात किसी तारुफ की मोहताज न थी। ये खामोश ऐलान था जंग का, या शायद किसी ऐसी कहानी का जिसका आगाज़ उसी पुरस्रार लम्हे में हो रहा था। कौन हो तुम? फजर की आवाज़ सरगोशी जैसी थी, मगर उसमें फौलाद किसी काट थी। और यहाँ क्या कर रहे हो? ये वजूद वो वजूद नहीं था जो उसे खिड़की से नज़र आया था। वो औरत थी और ये मर्द। साए में छुपे चेहरे पर कोई तासुर नहीं उभरा। वो बस वहीं खड़ा रहा, उस परफ्यूम की महक की तरह पुरसुकून मगर नाकाबिले अबूर। फिर एक गहरी ठहरी हुई आवाज़ गूंजी। उस आवाज़ में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, जैसे वो किसी मशीन से आ रही हो। लगता है तुम्हें बचाना मुझ पर फ़र्ज़ कर दिया गया है, वो आवाज़ गूंजी। लहजे में कोई तमस्खुर नहीं था, सिर्फ एक गैर जज्बाती बयान।
फजर का माथा तना। ये वही आवाज़ थी जो उसने हॉल में सुनी थी, रईस औरंगज़ेब की आवाज़। वो उस आवाज़ को पहचान सकती थी और खुशबू को भी। बचाना, उसने हंसते हुए कहा। एक तल्ख़ हंसी या ताक़ुब। मसीहाओं को ताक़ुब करना पड़ता है। मैं मसीहाओं पर यकीन नहीं रखती, ख़ासकर उन पर जिनके इरादे साए में छुपे हों। उसने छुरी को ज़रा नीचे करते दबाव बढ़ाया। छुरी की नोक हल्की सी उसकी जिल्द के अंदर जाती, एक छोटा सा ज़ख्म कर गई। वो यूं ही खड़ा रहा, जबकि फजर की हेज़ल आंखें भरूच जैसी थी। वो उसका चेहरा देख रहा था। उसकी खुली आंखें, उसकी थोड़ी का वो तिल इजाफी था। उसकी आंखों की रंगत मुख्तलिफ थी और उसके बाल उड़ रहे थे। रईस ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसे देख रहा था, एक शय की तरह, या शायद एक मसले की तरह जिसे हल करना था। उसका वजूद रोशनी में था, मगर उसके अंदर का भेद अंधेरे जैसा गहरा और बेतासुर। तुम्हारी दुनिया ऐसी ही है ना? रईस की आवाज़ आई। जहाँ हर चीज़ नकाब पोश है और हर मदद के पीछे कोई मुफाद छुपा है। और तुम्हारी दुनिया कैसी है जनाब? फजर ने पलट कर सवाल किया। जहाँ आप रात की तारीकियों में एक औरत के कमरे के बाहर तज्जिया करते फिर रहे हैं। मैं हक़ाइक़ का तज्जिया करता हूँ, रईस ने सादगी से कहा, जैसे कोई साइंसदान किसी तज्जिए का नतीजा बयान कर रहा हो। तुम्हें इस वक्त गैर मामूली ख़तरात लाहक है। तुम्हारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनकी मौजूदगी तुम्हारी बका के लिए नुकसानदेह है। और आप कैसे जानते? फजर ने दबाव बढ़ाया। मेरी ज़िंदगी के हक़ाइक़ से आपको क्या दिलचस्पी? मैं तुम्हारी बका चाहता हूँ। उसका चेहरा अभी तक अंधेरे में था। मुझे बका की जंगें लड़नी आती हैं। उसने दबाव कम नहीं किया। मैं जानता हूँ। उसकी आवाज़ फिर से गूंजी। क्या जानते हैं आप? वो जमी रही। तुम्हारी हिम्मत को, तुम्हारी तन्हाई को, तुम्हारी सलाहियतों को, तुम्हारी कमज़ोरियों को, तुम्हारी दफ़ाई निज़ाम को, तुम्हारी इस सख्त शिकन को जो तुमने दुनिया से बचने के लिए ओढ़ रखी है। फजर की गिरफ्त छुरी पर हल्की पड़ी। वो ये सब कैसे जानता था? और फिर अगले ही पल उसका दबाव बढ़ गया। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो छुरी वहीं पे वस्त कर दे। कौन है आप? मुतनबी लहजे में बोली। रईस फिर खामोश हो गया। उसकी नज़रें जैसे फजर के चेहरे पर जमी थी, हालांकि चेहरा साये में था। फजर को महसूस हुआ जैसे वो उसकी गहराइयों में कुछ तलाश कर रहा हो। तुम मुझे किसी की याद दिलाती हो। फजर का दिल एक बार फिर ज़ोर से धड़का। ये जुमला गैर मुतवक्को था। किसकी? और उसका मुझसे क्या ताल्लुक़ है? रईस ने इस बार भी बराह रास्त जवाब नहीं दिया। वो साए में खड़ा रहा, एक मुतजस्सिस और नाकाबिले फ़हम वजूद। तफसीलात गैर ज़रूरी हैं अभी के लिए। बस ये जान लो कि मैं तुम्हारे लिए ख़तरा नहीं, मेरे लिए ख़तरात बहुत हैं। एक गैर जानिबदार वजूद का इजाफ़ा कोई बड़ी बात नहीं। लहजे में इस्तज़ा था। मगर तुम्हें यह बताने आया था कि तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा। तुम्हारी बका ये इस वक्त अहम है। मेरी बका? फजर हंसी। मैंने पहले भी कहा है, मुझे बका की जंगें लड़नी आती हैं। मुझे किसी बैरूनी अंसर की ज़रूरत नहीं। उसने छुरी का दबाव हल्का सा बढ़ाया। लहू का कतरा छुरी की नोक पर चमका। और अब अगर आप एक और लम्हा यहाँ रुके तो मैं अपने इरादे की संगीनी साबित कर दूँगी। ये छुरी आपके गले पे फेर दूँगी। रईस ने कोई हरकत नहीं की। उसकी आवाज़ फिर गूंजी। अब उसमें सिर्फ एक मंतकी इंतबाह था। गैर ज़रूरी इख्तलाफात से गुरेज करो। ये तुम्हारे मकासद के लिए उल्टा साबित हो सकता है। तुम्हारे दुश्मन मुख्तलिफ नोयत के हैं, उनसे निमटने का तरीका मुख्तलिफ है। वो दोनों हाथ पीछे बांधे खड़ा था। उसे जैसे कोई खौफ नहीं था। अगर मलका मलून ने छुरी चला दी तो? और मैं ऐसा क्यों करूं? फजर ने आखिरी बार पूछा। यह सवाल एक मंतक की तलाश थी। रईस ने इस बार भी बराह रास्त जवाब नहीं दिया। वो साए में खड़ा रहा, एक बेतासुर मुशाहिदा। क्योंकि तुम्हारी अहमियत किसी और चीज़ में है जिससे तुम वाकिफ़ नहीं। वह उसके शफाफ चेहरे और उड़ते बालों को देख रहा था। उसकी हेज़ल आंखें दियों की मानिंद जल रही थी और उसकी नम पलकें शबनम के कतरे लिए बैठी थी। रोया रोया सा उसका चेहरा मज़ीद प्यारा लग रहा था। ये कहकर रईस ने एक कदम पीछे हटाया। उसका वजूद रोशनी से ज़रा सा और हटा। फजर ने महसूस किया जैसे तनाव की डोर ढीली पड़ गई। उसने छुरी नीचे की लम्हा गुजर चुका था जब उसने दोबारा पूरी तरह देखा। राहदारी खाली थी, सिर्फ उस तेज़ यादगार खुशबू के कुछ बाकी मानदा मॉलिक्यूल्स हवा में तैर रहे थे। रईस गायब हो चुका था। फजर वहीं खड़ी रही, हाथ में छुरी पकड़े हुए। उसका दिल उलझन और गुस्से से भरा था। आखिर वो शख्स कौन था? वो क्यों इतने गैर जज्बाती अंदाज में उसकी ज़िंदगी में दखल दे रहा था? और इसका क्या मतलब था कि उसकी अहमियत किसी और चीज़ में थी? उसकी बातें इतनी उलझी हुई क्यों थी? चेहरे पर साए वजूद रोशनी में और आवाज़ में छुपा ठंडा मंतक। रईस नाम का ये शख्स जो उस किसी साए की तरह था, फजर के लिए एक नया
सबसे बड़ा मुअम्मा बन गया था। वो मसीहाओं पर यकीन नहीं रखती थी, लेकिन ये शख्स मदद करने से पहले से ज़्यादा एक तज्ज़ियाकार लग रहा था। एक ऐसा मुशाहिदा जो अपने पोशीदा जदोल के मुताबिक चल रहा हो। वो आहिस्ता से कमरे में वापस चली गई, दरवाज़ा बंद किया, मगर उसके जहन में रईस का साए में छुपा चेहरा और उसकी बेतासुर आवाज़ गूंजती रही। पेरिस की रात अब पहले से ज़्यादा गहरी और नाकाबिले फ़हम हो गई थी। वो दरवाजे को अच्छी तरह लॉक करते वापस बिस्तर पर लेट गई, छुरी साए टेबल पर रख दी। उसकी नोक पर रईस का खून चमक रहा था। आंखों के पपूटे नींद से भारी हो रहे थे। हज़ारों सोचे जहन में डंक मार रही थी। वो खिड़की को देखती रही। सफ़ेद पर्दे पुरसुकून थे और फिर जाने कब उसकी आंख लग गई। पेरिस की रात अब पहले से ज़्यादा गहरी और नाकाबिले फ़हम हो गई थी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि जल्दी से जल्द इस नावल को ख़त्म कर दूँ, और 13वीं एपिसोड मैंने 2 दिन में ख़त्म की है। 115 पेजेस थे, तो इसकी मैंने 2 एपिसोड्स बनाकर आप लोगों को 2 दिन में दी हैं। और बस यही मैं कर सकती हूँ अपनी तरफ से, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे नॉवेल्स प्रोवाइड करूँ, और इंशाल्लाह आगे मेरा इरादा भी यही है। बस आप लोग साथ रहिएगा। और इसके अलावा और क्या कहना था मुझे, बस ये कि मैं जो नॉवेल्स, लॉन्ग नॉवेल्स होंगे, इन दोनों चैनल्स पर प्रोवाइड करूँगी, और जो शॉर्ट नॉवेल्स होंगे वो फॉरएवर बुक हेवन पर प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो आप लोग उधर से जाकर शॉर्ट नॉवेल सुन सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर मैं इंशाल्लाह साथ साथ चैनल को, मतलब उसके थंबनेल्स भी अपडेट करती रहूँगी। होपफुली कि आप लोगों को ये एपिसोड्स पसंद आई होंगी, इस एपिसोड की जितनी भी एपिसोड्स बनी हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इसकी अगली 14वीं एपिसोड के पार्ट्स में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।